लेडी डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ है? मैंने शशावरी से पूछा। उस तरफ पार्क के साथ सड़क के दूसरी तरफ। उसने हाथ से इशारा करते हुए बताया, डॉक्टर एंजिला 6 बजे आती है। रत्ना तुम्हें साथ ले जाएगी। और हाँ, अगर तुम्हारे पास फालतू कपड़े हों तो एक जोड़ा रत्ना को 2-4 दिन के लिए मुफ्तआर दे दो। मैंने कहा, मेरे पास 4-5 जोड़े हैं, दीदी कोई सा भी पहन ले। मेरे ख्याल में मेरे कपड़े इसे पूरे आ जाएंगे। शशावरी ने जवाब दिया। रत्ना उसे सहारा देकर अंदर ले गई और चारपाई के नीचे ट्रंक निकाल कर खोल लिया और उसमें रखे हुए कपड़ों का जायजा लेकर एक जोड़ा निकाल लिया। पानी का ड्रम आंगन में रखा हुआ था। रत्ना शशावरी को एक बार फिर बाहर ले आई, उसका मुंह हाथ धुलाया, अंदर ले जाकर उसके कपड़े तब्दील किए और फिर खुद तैयार होने लगी। रत्ना को देखकर मेरे होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। शौक शंग फूलदार कपड़े की शलवार कमीज और रंग बिरंगी चुनरी थी। उसने चुनरी इस तरह ओढ़ ली कि चेहरा छुप गया। बुखार हो रहा है तुम्हें, पैदल चल लोगी? रत्ना ने शशावरी से पूछा। यशवधर काका मुझे साइकिल पर बिठाकर ले जाता है, वो अभी आता ही होगा, शशावरी ने जवाब दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद यशवधर और उसके साथ 2 और आदमियों को देखकर मैं कमरे में चला गया। वो दोनों भी माली ही थे। दोनों घास काटने वाली मशीनें खींचते हुए ला रहे थे। वो दोनों अपना सामान कंपाउंड ही में रख कर वापस चले गए। मैं भी कमरे से बाहर आ गया। यशवधर को मालूम था कि शशावरी को डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए वो भी फौरन ही कमरे से अपनी साइकिल को खींचने लगा। रत्ना उनके साथ साथ चल रही थी। मैं क्वार्टर के इर्द गिर्द घूम फिर कर जायजा लेने लगा। क्वार्टर के पिछली तरफ भी खुली जगह थी। उस तरफ गार्डिनिया की बाड़ नहीं थी, अलबत्ता झाड़ियां वगैरह से हदबंदी कर दी गई थी। एक तरफ सूखी लकड़ियों का ढेर भी लगा हुआ था। उससे तकरीबन 50 गज आगे पार्क का जंगला था, जिसके दूसरी तरफ 20-25 फीट चौड़ी सड़क थी और उससे आगे रिहायशी बंगले थे। झाड़ियों की बाड़ के करीब ही एक कोने में कच्ची ईंटों की दीवारें खड़ी करके टॉयलेट भी बना हुआ था, जिसके दरवाजे पर टाट का पर्दा बना हुआ था। मैं घूम फिर कर दोबारा कंपाउंड में आ गया और कुर्सी पर बैठकर सूरत हाल का जायजा लेने लगा। मकराना में तो खूब हंगामा मचा हुआ होगा। बेला को भी पता चल गया होगा कि हम इतने रोज मकराना में कहाँ रुपोश रहे थे और किस तरह वहाँ से फरार हुए थे। एसीपी सतीश मेहता के बारे में अगर ये पता चल गया होगा कि वो रोशन बाबू के बंगले में हमारी मौजूदगी से आगाह था, तो उसकी शामत ही आ गई होगी। बेला को भी पता चल गया होगा कि हम जयपुर की तरफ फरार हुए हैं, वो भी जयपुर पहुंच चुकी होगी। अब तक तो रोशन बाबू को उस कार का भी पता चल गया होगा जो हमने लॉरी अड्डे के पास लावारिस छोड़ी थी। कार से बरामद होने वाली राइफल ने पुलिस को सारी कहानी समझा दी होगी। जयपुर में हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी और ये तलाश किस पैमाने पर और किस अंदाज में हो रही थी, इसका अभी मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। रत्ना और शशावरी की वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई थी। उस वक्त अंधेरा फैल रहा था। शशावरी को बिस्तर पर बिठाकर रत्ना ने दोनों कमरों में केरोसिन लैंप जला दिए और दूसरे कमरे में चूल्हा जलाकर चाय बनाने लगी। वो कंडीशन्ड मिल्क का डिब्बा भी ले आई थी। मैं शशावरी के पास बैठकर पूछने लगा। डॉक्टर ने दवाएं लिख कर दी थीं जो रत्ना ले आई थी। दवाओं के इस्तेमाल के साथ उसे 2-4 दिन परहेज के लिए भी कहा गया था। रत्ना चाय बनाकर ले आई। यशवधर काका भी हमारे पास ही बैठा हुआ था। शशावरी की देखभाल के लिए वो हमें बहुत दुआएं दे रहा था। अच्छा यशवधर काका, तुम ऐसा करो, मैंने जेब से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। शशावरी और शीला से पूछकर कुछ सामान ले आओ, बल्कि ऐसा करो कि तुम शीला को भी साथ ले जाओ। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ये देख कर ले लेगी। चाय पीने के बाद वो दोनों चले गए। यशवधर ने अपनी साइकिल भी ले ली थी। मैं शशावरी के पास बैठा बातें करता रहा। उसने यशवधर को समझा दिया था कि हमारे बारे में ज़्यादा चर्चा न किया जाए। अगर कोई पूछे तो यही कहा जाए कि हम शशावरी के रिश्तेदार हैं और आगरा से आए हैं।
रत्ना और यशवधर तकरीबन 1.5 घंटे बाद वापस आए थे। साइकिल के कैरियर पर सामान लदा हुआ था। 1-2 थैले रत्ना ने भी उठा रखे थे। वो ज़रूरत की हर चीज़ ले आई थी। ये राशन हम चारों के लिए 1 महीने के लिए काफ़ी था। राशन के अलावा रत्ना अंग्रेज़ी का एक इवनिंग पेपर भी ले आई थी। तवक्को के ऐन मुताबिक अखबार की हेडलाइन हमारे ही बारे में थी। मकराना में रोशन बाबू के राखशुदा बंगले के साथ उस कार की तस्वीर भी छपी थी जो हमने जयपुर के एक बाजार में छोड़ दी थी, और कार से बरामद होने वाली राइफल की तस्वीर भी मौजूद थी। अखबार ने बड़ी तफसील से मकराना के वाक़यात के बारे में लिखा था। बॉक्स में एक खबर ये भी थी कि मकराना का एक पुलिस ऑफिसर सतीश मेहता दहशतगर्दों से मिला हुआ है और वो भी दहशतगर्दों के साथ रूपोश हो चुका है। अखबार ने इस यकीन का इजहार भी किया था कि दहशतगर्द जयपुर में मौजूद हैं और पुलिस और ब्लैक कैट्स बड़ी सरगर्मी से उन्हें तलाश कर रहे हैं। अखबार में बहुत सी खबरें हमारे हवाले से थीं। पुलिस की तरफ से लोगों को खबरदार किया गया था कि वो किसी अजनबी को पनाह ना दें। कोई मुश्तबा आदमी उनकी नज़रों में आए तो फ़ौरन पुलिस को इतला दी जाए। ये भी अच्छा हुआ था कि हमने शशावरी को कन्याकुमारी रोशन बाबू के बंगले में आतिशज़द की और सतीश मेहता के बारे में बता दिया था, और अखबार की खबर से उसने भी यकीन कर लिया था कि सतीश मेहता वाकई गैंग से मिला हुआ था और पकड़े जाने के खौफ से रूपोश हो गया था। अगर हमने शशावरी को ये सब कुछ ना बताया होता तो अखबार में ये खबरें पढ़कर वो यकीनन हम पर शुबा करती। 4-5 रोज़ गुजर गए। मैंने शेव बनाना शुरू कर दिया था। रत्ना आज़ादी से घूम फिर रही थी। वो चुनरी को घूंघट की तरह ओढ़ लेती जिससे उसका चेहरा छुप जाता। हिंदू औरतों का इस तरह घूंघट निकालना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए रत्ना दिन में 1-2 मरतबा पार्क के दूसरी तरफ वाक़े बाज़ार के चक्कर लगा लेती थी। इस तरह हालात की भी खबर रहती थी। सही इलाज और सही दवा से शशावरी भी बहुत तेज़ी से रुबा सेहत हो रही थी। 2-3 दिन बाद उसने उठकर चलना फिरना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते बाद तो वो बिल्कुल सेहतमंद नज़र आने लगी थी। एक रोज़ वो अपने दफ्तर भी चली गई और रत्ना को भी साथ ले गई। उनकी वापसी दोपहर के लगभग हुई थी। महकमा सयाहत को भी अलर्ट जारी कर दिया गया था कि वो अजनबियों पर निगाह रखे, और महकमा सयाहत के होटलों और गेस्ट हाउसेस को भी वार्निंग दे दी गई थी कि वो उन जगहों पर क़याम करने वाले मशकूक लोगों के बारे में पुलिस को इतला देते रहें। 2-3 दिन और गुजर गए और फिर मैंने शशावरी से असल काम लेने का फ़ैसला कर लिया। हमारा जयपुर आने का मकसद बेला से वो सूटकेस हासिल करना था जिसमें लाखों की दौलत थी। शशावरी को बेला के बारे में मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसे ये तो बावर करवा दिया गया था कि कन्याकुमारी के कत्ल में सबसे ज़्यादा हिस्सा बेला का है, इसलिए हम सबसे पहले बेला ही से निमटना चाहते हैं। शशावरी बड़ी खुशअस्लूबी से काम कर रही थी। उसने 2-4 दिन बाद ही बेला का सुराग लगा लिया और उसने ये इंकशाफ भी किया कि बेला रॉ की ऑफिसर है। इसका मतलब है कि उस गैंग की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। मैंने कहा, बहरहाल हमने किसी को छोड़ना नहीं है। मज़ीद 2 दिन बाद शशावरी ने बेला के बारे में और भी बहुत सी मालूमात हासिल कर लीं। वो संसार चंद रोड पर वाक़े एक बंगले में रह रही थी। उसके साथ सिर्फ एक मुलाजिमा थी। और फिर उसके अगले रोज़ हमने फैसला कुन कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया। मैं और रत्ना 10 बजे के करीब शशावरी के क्वार्टर से निकले और एक ऑटो रिक्शा ने हमें 20 मिनट में संसार चंद्र रोड पर पहुंचा दिया। वो बंगला तलाश करने में हमें ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। कॉल बेल के जवाब में दरवाज़ा अधेड़ उम्र मुलाजिमा ने खोला था। मैडम को बताओ, माउंट अबू से मेहमान आए हैं। लेकिन 1 मिनट, मैंने कहा, मैडम के पास कोई मेहमान तो नहीं आए हुए? जी नहीं, वो अकेली बैठी हैं। मुलाजिमा ने जवाब दिया, चलो हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। मैंने कहा। हम मुलाजिमा के साथ ही अंदर आ गए। बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल होते ही बहुत शानदार कॉमन रूम था। मुलाजिमा ने दाईं तरफ इशारा कर दिया। बेला देवी उस कमरे में हैं। मैं उन्हें बुलाती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, हम उसे सरप्राइज़ देना चाहते हैं। मैंने मुलाजिमा को वहीं रोक दिया।
तुम हमारे लिए चाय बनाकर ले आओ। मुलाजिमा वहीं खड़ी रह गई। मैं और रत्ना राहदारी में चलते हुए उस कमरे में आ गए। बेला बेड पर नींद दराज कोई किताब पढ़ रही थी। हेलो बेला, मैंने कहा। बेला ने सर उठाकर हमारी तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे उछल पड़ी। तो तुम आराम से बैठी रहो। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। हम दोस्त बनकर आए हैं। बेला अपनी जगह बेहरकत होकर रह गई। वो फटी फटी सी नज़रों से हमारी तरफ देखती रही थी। बेला के बारे में आप भी अब तक बहुत कुछ जान चुके होंगे। वो बहुत मजबूत आसाब की मालिक थी। वो कई मर्तबा संगीन तरीन सूरत हाल से दो चार हुई थी। मौत को सामने देखकर भी उसने अपने हवास बहाल रखे थे और आखिरी लम्हात में उसने कोई फैसला करने में कभी कोई गलती नहीं की थी। इस वक्त भी अपने बंगले में मुझे अपने सामने देखकर वो कुछ देर को हवास बाख्ता तो ज़रूर हुई थी, लेकिन उसने फ़ौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया था। वो चंद लम्हे फटी फटी सी नज़रों से हमारी तरफ देखती रही। फिर उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। तनाव बतदरीज कम होता चला गया। आंखों में भर आने वाली वहशत भी कम हो गई। वो बेड की पुष्टगाह से टेक लगाए टांके दराज किए बैठी थी। उसने हाथ में पकड़ी हुई किताब तकिए के करीब औंधी करके रख दी और टांगे समेटते हुए साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने गुर्राते हुए उसे रोक दिया। नहीं बेला, तुम अपनी जगह से हरकत नहीं करोगी। सिगरेट? बेला के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं सिगरेट का पैकेट उठाना चाहती थी और तुम देख रहे हो कि टेबल पर कोई पिस्तौल वगैरह नहीं है। साइड टेबल पर कुछ और चीज़ों के अलावा स्टेट एक्सप्रेस का सिगरेट का पैकेट भी रखा हुआ था। पिस्तौल या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी जिसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मैंने उसे सिगरेट का पैकेट उठाने की इजाज़त दे दी। बेला ने पैकेट उठाकर एक सिगरेट निकाला और माचिस या लाइटर के लिए मेज़ पर इधर उधर देखने लगी। लाइटर कहाँ गया? वो बड़बड़ाते हुए टेबल पर रखी हुई चीज़ों पर हाथ मारने लगी। यहीं तो रखा था मैंने। मैं गहरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। वो जानती थी कि इस वक्त मेरे पिस्तौल की जद में है, मगर उसका इत्मीनान और सुकून काबिले तारीफ था। वो कुछ देर तक मेज़ पर हाथ मारती रही, फिर किसी कदर उचक कर कुछ और ऊपर हो गई और तकिए के नीचे हाथ मारने लगी। तकिए का कोना जैसे ही ऊपर उठा, पिस्तौल के दस्ते की झलक देखकर मैं उछल पड़ा। दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी जगह से छलांग लगा दी। बेला ने भी बड़ी तेजी से हरकत की थी। उसने एक तरफ हटते हुए तकिए के नीचे रखे हुए पिस्तौल पर हाथ डाल दिया। ये इत्तेफाक था कि उसका हाथ पिस्तौल की नाल पर पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और हरकत कर सकती, मैं उसके ऊपर जा गिरा। धक्का लगने से उसका सर पलंग की पुष्टगाह से टकराया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। इसके साथ ही मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल से उसकी गर्दन पर ज़रब लगाई। उसके मुंह से एक और चीख निकली। उसने एक हाथ से अपना सर और दूसरे हाथ से गर्दन थाम ली। मैंने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया और उछलकर पलंग से नीचे उतर आया। बेला वाला पिस्तौल मैंने रत्ना के हवाले कर दिया। अब अगर ये कोई ऐसी हरकत करे तो गोली मार देना, मैंने कहा और फिर बेला की तरफ देखते हुए बोला, इसमें शुबा नहीं कि तुम बहुत हौसलामंद और बहुत निडर हो, लेकिन हद से बड़ी हुई खुदैतमादी बाज़ औकात इंसान को ले डूबती है। अगर मैं तुम पर छलांग लगाने के बजाय पिस्तौल का ट्राइगर दबा देता तो तुम्हारी खोपड़ी में सुराख हो चुका होता, और अब तुम देख रही हो कि तुम्हारा पिस्तौल रत्ना के हाथ में है और रत्ना के बारे में तुम जान चुकी हो कि इसके दिल में तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है और ये तुम्हारा बिल्कुल लिहाज नहीं करेगी। वैसे भी आजकल इसके सर पर खून सवार है। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है नाजी। बेला ने गर्दन सहलाते हुए कहा, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हर जगह बचते रहे हो, लेकिन ये मेरा बंगला है नाजी। यहाँ से तुम बचकर नहीं जा सकोगे। अगर कोई गड़बड़ की तो घाटे में ही रहोगी। तुम अपने जराइम की फहरिस्त में इजाफा करने जा रहे हो नाजी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम जब भी पकड़े जाओगे तुम्हारा वो हशर होगा कि दुनिया याद रखेगी, और फिर किसी गैर मुल्की आतंकवादी को भारत माता की धरती पर कदम रखने की जुर्रत नहीं होगी।
मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मैंने कहा, तुम लोग मुझे दहशतगर्द बनाना चाहते थे। मैंने तो जो कुछ भी अब तक किया है अपने बचाव के लिए किया है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, पहले तो मैं अपने आप को बचाना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे मुल्क की सलामती खतरे में है, मेरे वतन के बेगुनाह लोगों का खून बहाने के लिए यहाँ दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है, तो जाहिर है मैं अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। अपने दिफा का हक तो सबको है। अगर मैंने अपने आप को और अपने मुल्क को तुम लोगों की दहशतगर्दी से बचाने के लिए यहाँ कोई छोटी मोटी कार्रवाइयाँ की हैं, तो कोई गुनाह नहीं किया, और मुझे खुशी है कि मैं अब तक अपने मकसद में कामयाब रहा। और तुम ये भी जान चुकी हो कि डर खौफ जैसे अल्फाज अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। एक बात तुमने अब तक नहीं सोची, बेला ने कहा। पहली बात तो ये कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अगर किसी तरह यहाँ से निकल भी गए तो अपने मुल्क में सज़ा से नहीं बच सकोगे। तुम खुद ही बता चुके हो कि वहाँ तुम्हारे हाथों कई कत्ल हो चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत से संगीन जराइम में मुलविस हो। पाकिस्तान की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। पकड़े गए तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। अगर मैं पाकिस्तान में पकड़ा गया तो फांसी का फंदा खुद अपने गले में डालूंगा। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन तुम अब ये मत कहना कि मैं पाकिस्तान का ख्याल जहन से निकाल कर तुम्हारी पेशकश कबूल कर लूँ। यहाँ मुझे कोई जागीर अलॉट कर दी जाएगी। राजा इंदर की तरह मेरे चारों तरफ हसीन और जवान लड़कियों के जुर्मट होंगे और मैं ज़िंदगी भर यहाँ ऐश करूँगा। नहीं, बेला ने नफ़ी में सर हिला दिया। मेरे देश के कई बेगुनाह तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं। अपने हमवतनों के कातिल को माफ़ नहीं किया जा सकता। अब अपनी बकवास बंद करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। रत्ना ने मुदाखलत करते हुए कहा, अब तुम शराफत से वो सूटकेस हमारे हवाले कर दो ताकि हम यहाँ से निकल जाएं। तुम लोगों के लिए निकल जाना इतना आसान नहीं होगा। बेला मुस्कुराई। रत्ना कुछ कहना चाहती थी कि बाहर हल्के कदमों की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा और फिर बेला की तरफ रुख करके बरहम लहजे में बोली, तुम्हारी मुलाजिमा चाय लेकर आ रही है, उस पर यह जाहिर ना हो कि हमने तुम्हें गन पॉइंट पर ले रखा है। वो पिस्तौल को चुनरी में छुपाए हुए फिर गोया हुई, मेरी उंगली पिस्तौल के ट्राइगर पर है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की या मुलाजिमा को कोई इशारा करने की कोशिश की तो मैं ट्राइगर दबा दूंगी। मैंने भी पिस्तौल पतलून की जेब में डाल लिया, लेकिन उंगली ट्राइगर पर ही रखी। बेला जैसी औरत से किसी भी हरकत की तवक्को की जा सकती थी। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।